आइए शुरू करते हैं न्यूज पब का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा संसद में रिकॉर्ड की भी है। जलाए हैं हवाओं के खिलाफ। संसद के बजट सत्र में 44 साल बाद एक नया रिकॉर्ड बन गया। दरअसल राज्यसभा में 17 घंटे से अधिक समय तक लगातार चर्चा चली। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राज्यसभा में गुरुवार से 17 घंटे 2 मिनट तक वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुई, जो संसदीय इतिहास में सबसे लंबी बहस रही। ये बहस 3 अप्रैल यानी गुरुवार सुबह 11 बजे शुरू हुई और 4 अप्रैल यानी शुक्रवार तड़के 4:02 पर खत्म हुई। इससे पहले साल 1981 में ऐसा रिकॉर्ड बना था। तब 15 घंटे 51 मिनट की सबसे लंबी चर्चा हुई थी, लेकिन इस बार खास बात ये रही कि पूरी बहस बिना किसी व्यवधान के चली। रिजिजू ने इसे लोकतंत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। गुजरात की सूरत में पुलिस ने एक बच्ची को ड्रोन की मदद से 90 मिनट में ही ढूंढ निकाला। बताया गया कि 8 साल की ये बच्ची पढ़ाई के लिए मां से डांट पड़ी थी। ऐसे में वो नाराज होकर घर से चली गई। फिर जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उसने कुछ पुलिस टीमें बनाई, साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से भी सर्विलांस शुरू किया। फिर बच्ची के कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान करने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद इस बच्ची को उसके माता पिता के पास सौंप दिया गया। ड्रोन कैमरा का उपयोग करने के बाद उसके पेरेंट्स को साथ में रख के सर्विलेंस स्टार्ट हुआ। जैसे ही वो बच्ची के कपड़ों के आधार पर वो बच्ची को आइडेंटिफाई किया गया, उसका कंफर्मेशन उसके माता पिता को दिखाकर लिया गया और बाद में पुलिस की फील्ड टीम ने साथ में जाकर वो बच्ची को अपने ढूंढने के बाद उसके पेरेंट्स को सौंप दिया है। पंजाब के मोगा और बठिंडा समेत अलग अलग जगहों पर पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई की। मोगा में पुलिस ने नशे की तस्करी के साथ आरोपियों के मकानों पर नोटिस चिपकाए। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों की 3.5 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की जाएगी। आरोप है कि इन लोगों ने नशा बेचकर ये संपत्ति बनाई। ये सभी अभी जेल में बंद हैं। उधर बठिंडा में 17 ग्राम हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार सिपाही अमनदीप कौर को अब नौकरी से हटा दिया गया। आरोप है कि सोशल मीडिया पर अक्सर रील बनाने वाली इस महिला ने नशा बेचकर ही काफी अवैध संपत्ति बनाई है। पुलिस उसकी संपत्ति की भी जांच कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक महंगी गाड़ी से स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही ये वीडियो सामने आया तो पुलिस इनकी तलाश में जुट गई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो द्वारका एक्सप्रेसवे और डीएलएफ गोल्फ कोर्स का है। इसमें दिख रहा है कि गाड़ी में बैठे युवक खुद की जान के साथ ही दूसरे वाहन चालकों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खुला छोड़ा हुआ था जबकि गाड़ी तेजी से चल रही थी। यूपी के अयोध्या में रामनवमी महोत्सव को लेकर खास तैयारियां शुरू हो गईं। वहां श्रद्धालुओं पर ड्रोन से सरयू जल का छिड़काव होगा। दरअसल रविवार को रामनवमी का महापर्व है। इस दिन ठीक दोपहर 12 बजे राम मंदिर सहित अयोध्या के हजारों मंदिरों में श्री राम का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। इस महापर्व पर भव्य व्यवस्था की जा रही है। राम जन्म महोत्सव का पोस्टर लॉन्च कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन के मुताबिक रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं पर ड्रोन से सरयू जल का छिड़काव किया जाएगा। ये व्यवस्था इसलिए की जा रही है ताकि देश के कोने कोने से अयोध्या में आने वाले लाखों भक्तों की भीड़ को भीषण गर्मी की तपिश से बचाया जा सके। राम जन्मोत्सव पर रामलला के गर्भगृह सहित पूरे परिसर को 51 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी से जुड़ी हुई है। चंडीगढ़ में सेना के एक रिटायर्ड कर्नल और उनकी पत्नी को साइबर जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट करके 3 करोड़ 41 लाख रुपए की ठगी कर ली। इन जालसाजों ने खुद को ईडी का कर्मचारी बताकर उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। वहीं नवी मुंबई में नेवी के रिटायर्ड अफसर से शेयरों में निवेश करने का लालच देकर करीब 2.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। और चंडीगढ़ में ही साइबर क्रिमिनल्स ने एक शख्स को अवैध ड्रग्स की खेप पकड़े जाने का डर दिखाकर 30 लाख रुपए ऐंठ लिए। ऐसे में जरूरी है कि साइबर ठगों के चंगुल में फंसने से पहले खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
कॉल आते हैं तो डरे नहीं, ये साइबर अपराधी हो सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें साइबर फ्रॉड से सावधान वाली यही कॉलर ट्यून सुनने को मिलती है। बावजूद इसके कई लोग साइबर ठगों के चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि स्कैमर्स और हैकर्स लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। आज हम आपको साइबर ठगी के 3 ऐसे मामले दिखाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि जानने समझने के बावजूद लोग जालसाजों के आसान शिकार क्यों बन रहे हैं। पहला मामला चंडीगढ़ का है, जहां रिटायर्ड कर्नल और उनकी पत्नी को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया। जालसाजों ने उनको 3 करोड़ 41 लाख रुपए का चूना लगाया। वहीं दूसरा मामला नवी मुंबई का है। यहाँ साइबर क्रिमिनल्स ने एक पूर्व नौसेना अधिकारी को एक बड़ी कंपनी के नाम पर फर्जी ऐप के जरिए मोटे रिटर्न का वादा करके शेयरों में निवेश करने का लालच देकर करीब 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए। जबकि तीसरा मामला चंडीगढ़ का ही है। यहाँ जालसाजों ने एक शख्स से धोखाधड़ी करके उससे करीब 37 लाख रुपए ऐंठ लिए। आमतौर पर आपने देखा होगा कि डिजिटल अरेस्ट के मामलों में वीडियो कॉलिंग के जरिए ठगी को अंजाम दिया जाता है। वीडियो कॉल में फर्जी पुलिस थाना और अफसर दिखाए जाते हैं, लेकिन चंडीगढ़ में इसे कदम आगे जाकर सेना ने रिटायर्ड कर्नल के साथ 3 करोड़ 41 लाख रुपए की साइबर ठगी की। खबर के मुताबिक 82 साल के रिटायर्ड कर्नल को करीब 10 से 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और ठगी की गई। ठगी का शिकार हुए रिटायर्ड कर्नल ने बताया कि नकली कोर्ट की तरह पूरा कोर्ट रूम दिखाया गया, जिससे वो डर गए। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसने की बात कही। रिटायर्ड कर्नल के 2 बेटों की मौत हो चुकी है और वो अपनी 74 साल की पत्नी के साथ रहते हैं। वीडियो कॉल के जरिए बुजुर्ग दंपत्ति को बुरी तरह डराया धमकाया गया और एक नकली कोर्ट में नकली जज बिठाया दिखाया गया। इस दौरान वकील और दूसरे लोग भी खड़े हुए दिखाई गए। ठगों ने पीड़ित दंपत्ति को 18 से 27 मार्च तक 10 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा। उनको घर के अंदर रहने और किसी से संपर्क न करने के लिए भी मजबूर किया गया। बताया जा रहा है कि ये कॉल 18 मार्च को एक अज्ञात व्हाट्सएप नंबर से आई थी। कॉल करने वाले ने उन पर मुंबई के कैनरा बैंक के खाते से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसमें जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल का नाम भी लिया गया। साइबर ठगों ने दावा किया कि पीड़ित कर्नल ने अपना अकाउंट 5 लाख रुपए में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को बेचा था। इसके साथ ही 2 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 20 लाख रुपए कमीशन भी प्राप्त किया था। साइबर क्राइम की इन घटनाओं को रोकने के लिए हालांकि सरकार और दूसरी संस्थाओं द्वारा अवेयरनेस के काफी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये आवश्यक है कि जो भी अपराधी इस दौरान पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, उनके किए हुए कृत्यों को एक एग्जाम्पल प्रस्तुत हो और जिससे जो अमेच्योर्स और दूसरे यंग लोग इस प्रकार के कामों में आ रहे हैं उनको एक सबक मिले कि ये आसान नहीं है, ये दंड नहीं मिलने की ऐसी कोई संभावना नहीं है। उन्हें निश्चित रूप से दंड मिलेगा और पुलिस और दूसरी एजेंसीज इक्विप्ड हैं, उनको पकड़ लेंगी। जब तक ऐसे उदाहरण नहीं आएंगे सामने, ये बढ़ता ही जाएगा। साइबर जालसाजों ने पीड़ित दंपत्ति को अलग अलग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने के लिए मजबूर किया, जिससे उनके अकाउंट्स में 3 करोड़ 41 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। वहीं इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस के साइबर सेल को शिकायत दी गई है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वहीं दूसरी घटना महाराष्ट्र के नवी मुंबई की है, जहां नेवी के एक रिटायर्ड अफसर ने स्टॉक मार्केट में मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में ठगों के झांसे में और करोड़ों रुपए गंवा दिए। जानकारी के मुताबिक नवी मुंबई के खारगर में रहने वाले रिटायर्ड अधिकारी को कुल 2 करोड़ 47 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये पूरा स्कैम ABANS प्रो नाम के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए चलाया गया था। साइबर पुलिस में दर्ज FIR के मुताबिक पीड़ित को 25 दिसंबर 2024 को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, लेकिन उन्हें इस ग्रुप या जोड़ने वाले के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। अब यहाँ लगातार निवेश से जुड़े मैसेज आते थे जो मोटा मुनाफा कमाने की बात करते थे। साथ ही ग्रुप के सदस्यों को निवेश के लिए तैयार करने की कोशिश करते थे। लिहाजा 3 फरवरी 2025 को शिकायतकर्ता ने निवेश करने की इच्छा जताई। बाद में कथित कंपनी की तरफ से रिटायर्ड अधिकारी से कई बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कराया गया और खास बात है कि एक फर्जी ऐप के जरिए उन्हें मोटा मुनाफा कमाते हुए दिखाया गया। लेकिन इस मामले का भंडाफोड़ तब हुआ जब पीड़ित ने अपने बैलेंस में से 3 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश की तो ऐसा संभव नहीं हो सका। उन्हें 1% सर्विस चार्ज देने के लिए कहा गया। हालांकि उन्होंने बैलेंस में से फीस काटने की बात कही, लेकिन कथित कंपनी ने अनुरोध नहीं माना।
इसके बाद उन्हें शक हुआ और वो ऑनलाइन एड्रेस निकालकर कंपनी के बारे में जानकारी जुटाने पहुंचे। यहाँ लोकेशन पर पहुंचने के बाद उन्होंने पाया कि उनके साथ बड़ा धोखा हो गया। फिर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस की छानबीन में पता चला कि पूरी स्कीम फर्जी है और इसके खिलाफ कई शिकायत पहले से ही दर्ज है। साइबर क्राइम करते हुए काफी पढ़े लिखे लोगों को, जिसमें रिटायर्ड आर्मी और गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिसर्स भी शामिल हैं, लगातार बेवकूफ बनाया जा रहा है और ये रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसका एक प्रमुख कारण ये है कि जो लोग हाईली एजुकेटेड हैं वो सिस्टम में विश्वास करते हैं, लॉ के कंप्लायंट हैं और ये मानकर चलते हैं कि अगर किसी प्रकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से उनको कॉल आ रही है या अगर किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन की उनसे बात की जा रही है तो निश्चित रूप से ये ठीक होगा और वो बिना बेसिक चेक किए उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये जो पूर्व विश्वास की परंपरा है वही इसका प्रमुख कारण है और ये साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। और ये तीसरा मामला भी चंडीगढ़ से ही है, जहां एक शख्स साइबर ठगों के चंगुल में फंसकर धोखाधड़ी का शिकार हो गया, जिसमें जालसाज ईडी अधिकारी बनकर पीड़ित से करीब 37 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता बलराज सिंह को एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने दावा किया कि उसके नाम से थाईलैंड में एक खेप जब्त की गई है, जिसमें कथित तौर पर ड्रग्स थे। जालसाज की इस धमकी को सच मानकर शिकायतकर्ता ने कई ट्रांजैक्शन में रकम ट्रांसफर कर दी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और धोखाधड़ी का पता चलने पर उसने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 319(2) नकली रूप धारण करके धोखाधड़ी, 318(4) धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, 336(3) धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, 340(2) जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली के रूप में इस्तेमाल करना और 61(2) आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। सवाल है कि क्या आम और क्या खास, क्या बड़े ओहदों पर रहे लोग और क्या आम जन, किसी न किसी तरह लोग साइबर ठगों के चंगुल में आ ही जाते हैं, जबकि सरकार और एजेंसियां साइबर ठगों से बचने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसके बावजूद भी लोग साइबर क्रिमिनल्स के शिकार हो रहे हैं। जाहिर है कि स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके लगातार ईजाद कर रहे हैं और लोगों से लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ भी रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि साइबर ठगों के चंगुल में फंसने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे श्रीलंका। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड के बैंकॉक में वहां के सबसे पुराने वाट फो मंदिर के दर्शन किए। इस मंदिर को लेटे हुए भगवान बुद्ध के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यहां पीएम ने पूजा अर्चना की। इससे पहले सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट में हिस्सा लिया। साथ ही वहां प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के बीच समिट से हटकर भी मुलाकात हुई। अपने थाईलैंड दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका दौरे पर हैं, जहां वो रविवार तक रहेंगे। साल 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट के मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया। विशेष अदालत ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। इनमें आरोपी शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सैफुर रहमान शामिल रहे। इन सभी दोषियों को कितनी सजा होगी, इसका ऐलान मंगलवार को होगा। 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इसी दौरान चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर जिंदा बम भी मिले थे। मौसम विभाग ने गुजरात के अहमदाबाद समेत कई इलाकों में अगले 5-6 दिनों तक हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया। अनुमान है कि इस दौरान पारा 40 से 43 डिग्री के बीच रह सकता है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए कच्छ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि राजकोट, गांधीनगर, साबरकांठा, महसाणा, बनासकांठा, अरवली के लिए येलो अलर्ट दिया गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी होने पर ही दिन में घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जम्मू की अदालत में पेशी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि सुरक्षा के लिहाज से यासीन को जम्मू कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता, वो अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। यासीन मलिक पर वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या और 1989 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का आरोप है।
गुजरात के अमरेली में एक शेर का वीडियो सुर्खियों में आ गया। दरअसल ये शेर वहां घर में घुस आया था। इसके बाद वो किचन में चला गया। रात में सो रहे परिवार के सदस्य जब जगे तो फ्रिज के ऊपर शेर नजर आया। इसके बाद वो अलग अलग कमरों में घूमता रहा। फिर परिवार ने शोर मचाकर आसपास के ग्रामीणों को सतर्क किया, जिसके बाद गांव वालों ने मिलकर रोशनी और शोरगुल की मदद से शेर को भगाया। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। लेकिन इस बिल को लेकर अभी भी संग्राम छिड़ा हुआ है। आज इसके विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन हुए, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर सबसे ज्यादा हलचल बिहार में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिल का समर्थन किया तो कुछ मुस्लिम नेताओं ने विरोध में आवाज उठाई, तो वहीं कुछ ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जेडीयू दावा कर रही है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी उन्हें कोई नहीं जानता। साथ ही जेडीयू को भरोसा है कि इस स्टैंड को लेकर पसमानदा मुसलमान जेडीयू के साथ खड़ा है। वहीं आरएलडी के समर्थन के बाद अब पार्टी के भीतर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। Subject to correction is 128. The bill is passed. आज कोलकाता और अहमदाबाद में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और मांग की कि सरकार वक्फ बिल को वापस ले। ये जो जगह है ये कोलकाता का पार्क सर्कस इलाका है। पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है और यहाँ पे इस वक्त जो है प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है जो पूरा कोलकाता का सेंट्रल कोलकाता का जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ठप हो गया। आप सुन सकते हैं किस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। क्या प्लेकार्ड है आप देख सकते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल डिस्ट्रॉयज आर्टिकल 26 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा जा रहा है। कहीं पे ये कहा जा रहा है क्लेमिंग फेयरनेस ऑफ वक्फ मैनेजमेंट व्हाइल इग्नोरिंग द कम्युनिटीज रेजिस्टेंस इज श्योर हिपोक्रेसी। वक्फ बिल को लेकर जो है विरोध अभी भी चल रहा है। भले संसद से बिल पारित हो गया पर अभी भी यहाँ पे लोग जो है डटे हुए। अहमदाबाद की सीधी सैयद की जाली के बाहर जो है ये विरोध किया जा रहा है। इनकी मांग है कि वक्फ जो है वो बिल वापस लिया जाए। यहाँ पे जो बैनर्स हैं वो बैनर्स लगाए गए हैं। यूसीसी और वक्फ जो है दोनों वापस लिया जाए, सीधी बात जो है वो वहां पे की जा रही है। प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे किया गया है। हालांकि उनको मंजूरी नहीं दी थी इसलिए पुलिस सबको डिटेन कर रही है, तो इसीलिए जो है वो बिल का विरोध किया जाए। अभी तो बिल संसद में पारित हो चुका है, अब क्या मतलब है इस विरोध का? इस विरोध का यही मतलब है कि हम मुसलमान के साथ ये जो अन्याय हुआ है ये हम नहीं चाहते। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय भी बटा हुआ है। कई मुसलमानों ने इस बिल का समर्थन भी किया था, पर अब प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन करने वालों पर भी गुस्सा निकल रहा है। संभल में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई। मेरे साथ मैं नमाज पढ़ के निकला और मेरे साथ में बदतमीजी की बिल को लेकर कि भाई ये बिल जो है गलत पास हुआ है कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू हो गए हो, तुम हिंदू हो। और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बिल पास होने से। जो लोग माफिया हैं जो खा रहे हैं वोट का, बहुत गलत खा रहे हैं। अब लोगों को हक तो मिलेगा, गरीब लोगों को हक तो मिलेगा, और इसी बात की लड़ाई है। और इसीलिए मेरे लोगों ने मारा मुझे। 5-7 लोग थे इकट्ठे होकर आए। क्या घटना हुई आपके? मेरे साथ में डंडा भी मारा है मेरे, और एक धारदार चीज थी उनके जो मेरे कान में मारी है। मेरे आवाज भी नहीं आ रही। वक्फ पर बवाल के बीच जब देर रात राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो बीजेपी सांसद जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए, क्योंकि दोनों सदनों से वक्फ बिल पास कराना मोदी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। इसीलिए एनडीए सांसदों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। कुछ पार्टी ने संसद सदस्यों के अंतरात्मा पर छोड़ा, उनके कॉन्शियस पे छोड़ा कि अपने विवेक से आप वोट करें, वो वोट हमको मिले। अगर कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग व्हिप जारी नहीं करते तो हम कई गुना और आगे वोट मिलते हैं, क्योंकि
सब लोग अंदर से अंतरात्मा से तो सपोर्ट करते हैं वो अमेंडमेंट बिल को, लेकिन पार्टी का दबाव था या व्हिप था, इसलिए कुछ विपक्ष में वोट पड़े हैं। हालांकि वक्फ विधेयक के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ पहली याचिका दायर की। मोहम्मद जावेद वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी के सदस्य भी थे और उनके बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ बिल के खिलाफ दूसरी याचिका दाखिल की है। लेकिन वक्फ को लेकर असल मुश्किल JDU की है। उसके कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। JDU MLC गुलाम गौस ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ये विधेयक बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से किसान या कृषि विधेयक को वापस लिया गया था जनहित में, उसी तरह से इस बिल को भी सरकार वापस ले ले, जनहित में यहाँ के मुस्लिम समाज को आंदोलन के भट्टी में झोंकने का काम नहीं करे। मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरे हक में फैसला क्या देगा? हमें उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। हालांकि JDU कह रही है कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर JDU के सदस्य नहीं हैं। JDU के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जितना नीतीश ने किया है उतना किसी भी नेता ने नहीं किया है। दावा ये भी है कि जब तक नीतीश हैं, मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हालांकि RJD ने इसे भी नीतीश के स्वास्थ्य का मसला बना दिया। मैंने पहले भी कहा था कि मुझको लगता है, हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री है, हम कैसे कह सकते हैं कि साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, मगर इधर जो उनका स्वास्थ्य को देख रहे हैं हम, तो हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है। RJD को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में मुसलमानों के लिए और सबके लिए और मुसलमानों के लिए भी काम करने का। फिर मैं वही सब बात कहूँगा जिनका काम किया क्या लोग किए, तो हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का। और इतना आपके माध्यम से बता दूं कि नीतीश कुमार जी के सरकार में आज तक किसी के साथ नहीं और खास करके मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसलिए और उनको अपना चिंता करना चाहिए चुनाव में। वक्फ बिल पास हो चुका है, जल्द ही कानून बनेगा, पर विरोध करने वालों का रुख देखकर ऐसा लगता नहीं कि इस बिल पर शोर जल्द थमने वाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, इसलिए ये मुद्दा अभी और जोर पकड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। वर्ल्ड ट्रेड वार की बढ़ती आशंकाओं के बीच दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। भारतीय शेयर बाजार में भी कमजोरी रही। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 931 अंक लुढ़ककर 75,365 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 346 अंक फिसलकर 22,904 पर पहुंच गया। 5 दिनों की रिकॉर्ड तेजी के बाद शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। सोना 1350 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली सर्राफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 93,000 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 5,000 रुपए फिसली। अब 1 किलो चांदी की कीमत 95,500 रुपए हो गई। चांदी की कीमतों में ये पिछले 4 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट है। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 5 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 25 पैसे हो गई। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए टैरिफ में एक बार फिर संशोधन किया है। 2 अप्रैल की देर रात को अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उसे सुधार करके 27% कर दिया गया था। अब एक बार फिर इसमें सुधार किया गया है। नए दस्तावेज के मुताबिक टैरिफ को संशोधित करके एक बार फिर से 26% कर दिया गया है। आरबीआई जल्दी ही 10 रुपए और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा। ये नोट महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट होंगे, जिसमें आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इन नोटों का डिजाइन महात्मा गांधी नई सीरीज के 10 रुपए और 500 रुपए के नोटों के जैसा ही होगा। वहीं बैंक ने यह भी साफ किया है कि इससे पहले जारी किए गए महात्मा गांधी नई सीरीज के 10 रुपए और 500 रुपए के सभी पुराने नोट वैध होंगे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मुंबई। मुंबई में रहने वालों को बहुत कम कीमत पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माडा यानी कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आपला दवाखाना स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत मुंबई में 34 रिहायशी जगहों पर लो कॉस्ट हेल्थ केयर क्लिनिक खोले जाएंगे। इन क्लिनिक पर लोगों को केवल 1 रुपए में मेडिकल कंसल्टेशन की सुविधा मिलेगी, जबकि खून और डायबिटीज की जांच जैसे मेडिकल टेस्ट की सुविधा सिर्फ 10 रुपए में मिलेगी। हेल्थ केयर से जुड़ी ये पहल स्टेट हाउसिंग मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के निर्देश पर शुरू की जा रही है। इस योजना का लाभ इलाके के लोगों को तो मिलेगा ही, साथ ही आम जनता को भी ये सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए 1 रुपी क्लिनिक चलाने वाली संस्था के साथ हाथ मिलाया है। जानकारी के मुताबिक महाडा के तहत आने वाली रिहायशी कॉलोनी में हर क्लिनिक के लिए 400 वर्ग फीट की जगह दी जाएगी। जिन इलाकों में ये क्लिनिक खुलेंगे उनमें कोलाबा, कफपरेड, चेंबूर, घाटकोपर, अंधेरी, बांद्रा, जुहू, कुर्ला और बोरीवली शामिल है। जाहिर है इन क्लिनिक के जरिए आम लोगों को बहुत कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जो कि जनता के लिए एक तरह की सौगात होगी। महाडा की इस पहल को लेकर हमने मुंबई में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। आम आदमी के लिए तो ये बिल्कुल बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में कैसा है, हेल्थ के ऊपर आम आदमी को अगर पूरा ध्यान देना है तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि आजकल जो लैब में टेस्ट भी हम करेंगे तो बहुत महंगे हैं। अगर किसी का कंसल्टेशन भी हम लेंगे तो वो भी बहुत महंगा है। तो आम आदमी के लिए इतना सारा पैसा, एक तो उनके रोज जो का खाना पीना है उसके ऊपर ही उनका ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए उनके पास पैसा नहीं होता। अगर गवर्नमेंट महाडा जो भी है वो ऐसे स्कीम अगर लाता है तो आम आदमी के लिए हमेशा वो फायदेमंदी होगा और ये जरूर इसका फायदा आम आदमी ले सकता है। महाडा ने जो स्कीम चालू करने का विचार किया है तो स्कीम बहुत अच्छी है। गरीब लोग का इससे पैसा भी बचेगा और जो प्राइवेट क्लिनिक वाले जो लूट रहे पब्लिक को, वो लूट मार से गरीब लोग बच जाएंगे। क्या लगता है ये जो स्कीम जो है वो कितना फायदेमंद देगी लोगों के लिए? फायदा है ना, अगर लोगों का पैसा बचेगा, 1 रुपया डॉक्टर लेंगे और 10 रुपए का शुगर का टेस्ट का 10 रुपया लगेगा, तो ज्यादा ही फायदा है ना लोगों को। स्कीम गवर्नमेंट सब सही निकालती है, लेकिन उसका सही यूज होना मांगता है आगे। उसका कहीं ना कहीं जाके वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं ऑफिसर लोग बोलो, या वो नहीं होना चाहिए। मतलब गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। जो आदमी परेशान रहता है वही दवा खाना जाता है और उधर जाके खर्चा करता है और परेशान होता है। और ये स्कीम अगर सही चलेगी तो उसके लिए उन लोगों का काफी पैसा बचेगा और गरीब लोगों का इलाज होएगा। जो गरीब लोगों की ताकत नहीं है इतना पैसा खर्चा करने की प्राइवेट में, इसलिए ये स्कीम बहुत अच्छा निकाला है। ये गरीबों का इसके अंदर फायदा ही होना चाहिए, बेनिफिट है गरीबों को बहुत। अरे प्राइवेट वाले तो लूट रहे सर सबको, दुनिया को जितने हैं। ये हॉस्पिटल वाले एक टेस्ट का 300 से लेके 5-5 हजार तक लेते हैं। गवर्नमेंट तो 10 रुपए में करके दे रही है। इससे अच्छी स्कीम और कौन सी हो सकती है महाडा गवर्नमेंट जो कर रही है? ये कहाँ तक ठीक रहेगा? ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छी चीज है। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने अपने हवाई यात्रियों को बड़ी सौगात दी। दरअसल अब पैसेंजर अपने चेक इन किए गए सामान को ऐप के जरिए आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। इसका फायदा आईफोन, आईपैड और मैक डिवाइस वाले फोन पर मिलेगा। एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों को सबसे बड़ी चिंता अपने बैग की होती है, यानी ये जल्द उन्हें मिल जाए। लिहाजा एयर इंडिया ने इसका समाधान ढूंढ निकाला। ऑनलाइन कैब सेवा देने वाली कंपनी उबर ने उन माता पिता के लिए खास सेवा की शुरुआत की जिसके जरिए वो अपने बच्चों को कार से अकेले भेज सकेंगे। इस राइड सेवा का नाम उबर फॉर टीन्स रखा गया है। अभी ये सुविधा दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई समेत कुछ ही शहरों में लॉन्च की गई है। इसमें आपको जीपीएस ट्रैकिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और इन ऐप इमरजेंसी बटन जैसी खास सहूलियत मिलती है।
दूरसंचार विभाग ने करोड़ों रेल यात्रियों को एक राहत भरी खबर दी। दरअसल अब आप स्टेशन या फिर ट्रेन में सफर के दौरान खोए हुए मोबाइल का संचार साथी ऐप से पता लगा सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने आरपीएफ के साथ साझेदारी की है। इसके तहत अब पीड़ित CEIR यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के जरिए अपना फोन ब्लॉक कर पाएंगे। साथ ही इसके जरिए खोए हुए फोन को आसानी से ट्रैक भी कर सकेंगे। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको लिए चलेंगे राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में, जहां देश भर की स्टार्टअप कंपनियां अपने अपने इनोवेशन को लेकर पहुंची हैं। 5 अप्रैल तक चलने वाले इस स्टार्टअप महाकुंभ में देश भर की 3000 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले रही। ऐसे में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे दिन हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने वहां का जायजा लिया। देश हमारा जितना भी सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है वो सब समंदर के रास्ते होता है, लेकिन ये शिप्स कैसे बुक होती हैं, सामान कैसे जाएगा, कैसे आएगा, इसको लेकर बहुत सारा क्योस होता है। इस क्योस को इन 2 पार्टनर्स ने सुलझाया है और सरल भाषा में कहें तो इन्होंने समंदर का ओला उबर जो काइंड ऑफ एक ट्रांसपोर्टेशन है वो क्रिएट कर दिया है। कुणाल हैं और विकास हैं। कुणाल लंदन में जॉब कर रहे थे, वापस इंडिया आए। विकास ऑस्ट्रेलिया में जॉब कर रहे थे, वापस इंडिया आए। दोनों ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। क्या नाम है इसका, क्या काम करता है ये? इस प्लेटफॉर्म का नाम है इंटीग्रेटेड मैरीटाइम एक्सचेंज। दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया का पहला मैरीटाइम एक्सचेंज जो पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जहाज जा रहे हैं, जहाँ पे भी कार्गो आ रहा है, जितने जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सब के लिए AI बेस्ड प्लेटफॉर्म हम लेकर आए हैं अपने इंडिया में, जो कि पहला ऐसा बना है। हम सभी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता है, निफ्टी के बारे में पता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पता है। शिपिंग का भी एक्सचेंज होता है, बॉल्टिक एक्सचेंज, जहाँ पे मैंने काम किया है। वहाँ पे हर चीज़ फ़ोन कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप, स्काइप के माध्यम से होती है। अब इसकी वजह से हम लोगों ने इंटीग्रेटेड स्पेस बनाई है, जहाँ पे एक ही जगह पे आपको सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिसमें आपको जहाज बुक करना है, कार्गो लेके जाना है, सामान लेके जाना है, उनकी मदद करनी है। और ये $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो अभी तक अनटैप्ड इकोनॉमी है, जो आज तक बाहर से कंट्रोल होते आई थी। हम लोग इसे मेक इन इंडिया एंड सेल टू द वर्ल्ड के नारे के साथ लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको अपने प्लांट के लिए 50,000 टन कोयला चाहिए। वो कोयला कहाँ से आता है? तो इंडोनेशिया से आता है या ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो अभी उनको अगर लाना होता है तो वो क्या करते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं सीधा ब्रोकर से। ब्रोकर वहाँ पे लोगों से कांटेक्ट करके फिर उनको उनके पास उस प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है। इससे पैसा भी खर्च होता है, टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए 2.5 से 3 घंटा लगता था, वो 10 सेकंड के अंदर कर दिया है कि आपको सिर्फ जहाज डालना है, आपको कार्गो डालना है, वो अपने आप ढूंढ के आपको देता है। और बीच में जितने मीडिएटर्स हैं उनको सबको हटा दिया। अब आप डायरेक्ट डील करेंगे, इकोनॉमी भी इंप्रूव होगी, पैसा भी बचेगा और टाइम तो बचेगा ही बचेगा। सर, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप है आपके पास, उसको छोड़कर आप इंडिया आए हैं, तो क्या प्लान था? जी, जिस रेट पे इंडिया ग्रो कर रहा है और जिस तरीके का एक्सपोजर स्टार्टअप्स को मिल रहा है, तो ये बहुत ही एक करेक्ट टाइम है इंडिया में रहना और इंडिया के लिए कुछ करना। तो हम लोग इसीलिए ये पूरा इनिशिएटिव लेकर आए कि मैरीटाइम अगर हम चाहते हैं कि वो इंडिया से ड्राइव हो, तो वही उसी तरीके से हमने वो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है, AI बेस्ड प्लेटफॉर्म, कि हम चाहते हैं आज से 4 साल बाद दुनिया में कहीं भी कोई जहाज़ फिक्स हो रहा है तो वो हमारे पोर्टल पर फिक्स हो। टेक्नोलॉजी और AI की ज़रूरत तो हर जगह है। हमारे साथ संतोष है, जिन्होंने फिल्म प्रोडक्शन के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो फिल्म को बनाने वाले लोग जो उनके साथ जुड़े होते हैं उनके काम को बहुत आसान कर देता है। जो काम पहले 6 से 8 महीने में होता था, उस काम को संतोष का ये सॉफ्टवेयर महज कुछ घंटों में कर देता है। और कुछ घंटों में कर देता है। कुछ घंटों में। क्या नाम है इसका? स्टूडियोविटी। क्या काम करता है ये? शूटिंग से जाने से पहले जब भी कोई कहानी लिखी जाती है, वो कहानी लिखने से लेकर शूटिंग तक जाने तक जितनी भी चीज़ें एक इन्वॉल्व होती है एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के लिए, वो सारी काम हमारे सॉफ्टवेयर कर सकते हो। तो जैसे स्टोरी टेलर हैं आप हिंदी के और आपको बंगाली इंडस्ट्री में पिच करना है और वहाँ पे ट्रांसलेट करना है, तो वो भी हमारा इजीली आप ट्रांसलेशन और वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जहाँ पे वो हो जाएगा। तो इससे अब ये भी है कि एक US का राइटर या रशियन राइटर भी बॉलीवुड में या कहीं भी दूसरी इंडस्ट्रीज में अपनी स्टोरीज पिच कर सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक इनोवेटिव सॉफ्टवेयर है, AI टूल है। उम्मीद है कि आप आगे जाएं, आपको बहुत सारे ऐसे काम मिलें। और जो बहुत छोटे छोटे राइटर्स हैं जो हिंदी के हैं या फिर बहुत रीजनल लैंग्वेज के हैं, जिनके लिए कई दरवाजे, कई खिड़कियां बंद हैं, शायद इसके ज़रिए उनके लिए तमाम रास्ते भी अब खुल जाएंगे।
कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। पहले बर्फबारी में सैर सपाटा और अब धीरे धीरे बढ़ रहे तापमान के बीच जोरदार पर्यटन। जम्मू कश्मीर का आजकल कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ पर्यटन सीजन बेहतरी की दशा में है। शुरुआत हुई है ट्यूलिप गार्डन खुलने के साथ। ट्यूलिप गार्डन खुलने के मात्र 8 दिनों के भीतर यहाँ 2 लाख सैलानी पहुंच चुके हैं। इस बार श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में 74 किस्मों के करीब 17 लाख ट्यूलिप खिले हैं, जिसे देखने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। ये नजारा एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का है। श्रीनगर की वादियां 17 लाख ट्यूलिप के फूलों से महक रही हैं। जम्मू कश्मीर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन हर वसंत की तरह इस बार भी सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। 23 मार्च से शुरू हुए ट्यूलिप फेस्टिवल में सिर्फ 8 दिनों में 2 लाख से ज्यादा सैलानियों ने इन रंग बिरंगे फूलों का दीदार किया। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। इस बार ट्यूलिप फेस्टिवल में 5 लाख से अधिक सैलानियों के पहुंचने की संभावना है। ट्यूलिप देखने के लिए लोग बाहर जाते हैं एंड बहुत लोगों को शायद मालूम भी नहीं है कि श्रीनगर में इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन है इन वादियों के बीच में। सो मुझे लगता है हर किसी को यहाँ पे आना चाहिए, साल में एक बार, पर लाइफ टाइम में तो एक बार ज़रूर आना चाहिए। एंड आई एम सो हैप्पी बीइंग हियर विथ माय डॉटर एंड माय फैमिली। 20 अप्रैल तक चलने वाले ट्यूलिप फेस्टिवल में व्यवस्था भी खास है। सैलानियों के लिए गार्डन में इस बार कई और रंगों के ट्यूलिप की कुछ और किस्में जोड़ी गई हैं। यही वजह है कि हर बार की तरह इस बार भी श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में देश विदेश से आ रहे सैलानियों का दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ये पहला विजिट है कश्मीर एंड ट्यूलिप गार्डन में। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एंड बचपन में मैं पढ़ी थी इसके बारे में कि बहुत अच्छा है ये जहाँ पे जगह। मतलब जब बचपन में मैं थी तो तब वो मतलब ड्राइंग करती थी, अभी वो पूरा सामने देख रही हूँ। ये एक अलग एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब मेंटेन करके रखा है ये पूरा गार्डन को। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे विजिट करके। जिस हिसाब से एक तो ट्यूलिप गार्डन की खूबसूरती, दूसरा इसकी लोकेशन जो डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच में है। ये गजब का संगम पर्यटकों को अपना दीवाना बना रहा है। तो अगर आप भी इस वीकेंड कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो श्रीनगर घाटी का रुख कर सकते हैं और यहाँ अलग अलग रंगों के ट्यूलिप की खूबसूरती को निहार कर आंखों को सुकून पहुंचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।